होती है। और ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत तीव्र गति से होती है, माइंड बेटा बहुत तीव्र गति से होती है। आगे ध्यान दीजिएगा, जब कोई मानव कार्य विचारों की भागीदारी से उत्पन्न होता है, जब कोई मानव में सांसें ले रहती है, क्या है हमारी अनैच्छिक क्रिया। और ऐच्छिक क्रिया जिसको हम करना चाहते हैं, स्वयं उसमें इन्वॉल्व है, खुद के मन पे डिपेंडेंट है, उसे ही हम लोग ऐच्छिक क्रिया करते हैं। अनैच्छिक क्रिया जैसे कि आपकी पलकें होता है, मतलब उपहास होता क्या नहीं, खुद में लग रहा है मतलब क्या मतलब अच्छे अच्छे काम के समय क्या सीखनी है। ये आप देख सकते हैं ना, ये क्या है, ये सांस लेना है, ये सांस लेना है, और ये आप देख रहे हैं सांस को क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, ये सांस लेना और ये सांस छोड़ने की बात क्रिया यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ से जय हिंद योद्धा, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है होम साइंस का पहला चैप्टर, और वो चैप्टर क्या है, शारीरिक क्रिया विज्ञान और श्रावित प्रणाली को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहिएगा सर हमारे बुक में कुछ और चैप्टर है। माय डियर, जब से सिलेबस चेंज हुई है तब से कुछ 4 चैप्टर ऐसे हैं जो नया ऐड किया गया है, बाकी बाद वही सारा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंटली जो सिलेबस चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग ये आपका पहला चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और ये चैप्टर को आप बेहतर ढंग से यहां कर सकते हैं। तो माय डियर, फटाफट जो है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए रसगुल्ला साहब, ठीक है, ताकि आप बेहतर ढंग से क्लास कर सकें और अपने मित्रों को भी करवा सकें। ठीक है, और यदि आप नए हैं अभी तक तो आप अपना परिवार योद्धा एकेडमी आर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है डियर, और ये आपका वन शॉट सीरीज है। यदि आप पार्टिकुलर इसका प्रत्येक मतलब पार्ट वाइज करके आप वीडियो फॉर्म मतलब क्लास देखना चाहते हैं, लाइव सेशन देखना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा डियर। क्या छोटा सा काम करना होगा? तो आपको संघर्ष बैच परचेस करना होगा। क्या? संघर्ष बैच डियर परचेस करना होगा। और ये संघर्ष बैच में आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट की अनुभवी शिक्षकों के द्वारा नॉलेज मिलने वाला है, ज्ञान मिलने वाला है, तैयारी होने वाला है। ठीक है, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए संघर्ष बैच। मात्र 1199 रुपए में आनी कह सकते हैं कि आप मात्र 100 रुपया मंथली। ठीक है, 1 साल का कोर्स है डियर। अगर 1200 इसको मान ले 1200 मान ले, प्रत्येक माह के लिए कितना 100 रुपया ही तो जा रही है। अगर आप इस बैच को परचेस कर लेते हैं तो उम्मीद कीजिए कि 450 प्लस कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, यदि आप एग्जाम 2026 में देने के लिए सोच रहे हैं तो ये सबसे बड़ा रामबाण आप लोगों के लिए होने वाला है। क्या क्या इसमें मिलने वाला है? इसमें रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, पैनल पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, और पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और डेली प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, डाउट क्लास मिलने वाला है, महा मैराथन मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब जो है इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर डियर, यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला चैप्टर अध्याय 1 हमारा। ठीक है, ये पहला चैप्टर है अध्याय 1, शारीरिक क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी के विषय में पढ़ने वाले हैं। मतलब इसमें ग्लैंड्स के विषय में पढ़ने वाले हैं, ग्रंथि के विषय में पढ़ने वाले हैं, शारीरिक क्रिया शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है उन क्रिया के विषय में पढ़ने वाले हैं, स्किन के विषय में पढ़ने वाले हैं, मास्टर ग्लैंड्स के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग जितने प्रकार के जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, उन सारे ग्रंथियों को पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि मानव शरीर में विभिन्न क्रियाएं, मानव शरीर की जो अलग अलग क्रियाएं हैं उन तमाम क्रियाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, जो वहां पे आगे चलकर यह अंतःस्रावी ग्रंथि 2 टर्म में बंट जाएंगे, उसके विषय में देखेंगे। हार्मोन्स, हमारे जीवन में हार्मोन्स की क्या महत्ता है, हार्मोन्स की क्या महत्व है, इनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, नर हार्मोन्स, मादा हार्मोन्स, उन सभी हार्मोन्स के विषय में भी देखेंगे। जो हार्मोन्स हमारे प्रजनन तंत्र को बेहतर करता है उनके विषय में भी हम लोग जानेंगे यहां। ठीक है, इसके बाद डियर, शरीर को स्वस्थ रखने में हार्मोन्स की क्या भूमिका? बिल्कुल, शरीर को, मानव बॉडी को स्वस्थ रखने में, ठीक है, हार्मोन्स की भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन योगदानों को पढ़ेंगे। इसके बाद डियर क्या करना है सर? इसके बाद क्या? इसके बाद ग्रंथि के, ठीक है, प्रकार को देखना है, ग्रंथि के फाइबर और
इनके कार्य, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा ग्रंथि के डियर, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है ग्रंथि के प्रकार और इनके कार्य को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, क्या टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स मतलब कितने प्रकार के जो है ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों का क्या क्या कार्य है, इसके विषय में अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं क्या, मानव क्रिया, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी। क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटी, गुरुजी बताइए जल्दी से। तो जल्दी से बताने के लिए ही तो ये वन शॉट आपके लिए लाए हुए हैं। माय डियर एक बात बता देते हैं, आपको शुरू से अंत तक क्लास करनी होगी, क्या शुरू से अंत तक क्लास करनी होगी, तभी ये सब चीजें आप जो है एकदम अच्छे तरीका से ये सारा कुछ आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है डियर। ये तमाम चीजों को आप बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीज अभी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन बस आपको शुरू से क्लास में क्या बने रहना है, ठीक है। पूरा का पूरा क्लास कीजिएगा, तभी इन तमाम चीजों को आप पढ़ सकिएगा, ऐसे में क्या हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएगी। तो सेशन को छोड़कर बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी समझिएगा, मानव शरीर में विभिन्न क्रियाएं हर समय होती रहती है। जो मानव शरीर है, इन मानव शरीर में विभिन्न क्रियाएं हर समय होती रहती है, ठीक है, जिनमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है मानव शरीर में हर समय। मानव जो बॉडी है, हम सोए हुए रहते हैं, फिर भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो कार्य होती है, और ये मुख्य तौर पे ये तमाम कार्य कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपका ऐच्छिक, एक अनैच्छिक क्रिया होता है। क्या, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग ऐच्छिक क्रिया को देखेंगे, उसके बाद अनैच्छिक क्रियाओं को देखेंगे। ऐच्छिक क्रिया के विषय में समझिएगा, कहते हैं कि शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये VVI है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर तंत्रिका तंत्र की नियंत्रण होती है। अब गुरुजी तंत्रिका तंत्र, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्रांड है, ये आपका जो ब्रांड है, इस ब्रांड में ही क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। इस प्रकार से जो है ना, इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे कह रहा है कि ये क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती है, और ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत तीव्र गति से होती है। माइंड में क्या, बहुत तीव्र गति से होती है। आगे ध्यान दीजिएगा, जब कोई मानव कार्य विचारों की भागीदारी से उत्पन्न होता है, जब कोई मानव कार्य विचारों से, कैसे विचारों से, कार्य विचारों से, जब कोई मानव कार्य विचारों की भागीदारी से उत्पन्न होती है, तो उसे ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है डियर, ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। किसे ऐच्छिक क्रिया कहेंगे, तो बोलेंगे जब मानव कार्य विचारों की भागीदारी से उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि ऐच्छिक क्रिया किसको कहेंगे, तो ऐच्छिक क्रिया में जैसे कि आप कह सकते हैं, जो मानव जो करना चाहता है, मतलब मानव के अनुसार, ये नहीं कि स्वयं हो जाता हो। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, स्वयं हो जाना। जैसे हम लंबी सांसें ले रहे थे, ये क्या है, हमारी अनैच्छिक क्रिया। और ऐच्छिक क्रिया जिसको हम करना चाहते हैं, स्वयं उसमें इन्वॉल्व हैं, खुद के मन पे डिपेंडेंट है, उसे ही हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया जैसे कि ये आपकी पलकें हैं, इसका क्या, ये पलकें कभी होता है गिरते जाता है, कभी नहीं गिरता, तो ये हम छोड़ देते फिर भी हो रहा है, ठीक है। जैसे सांस लेना, हम नहीं भी चाहेंगे फिर भी हमारा क्या, सांस जो है, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन अनैच्छिक क्रिया को बहुत देर तक आप नहीं रोक सकते
हैं। समझ में आ रहा बात ना? कहिएगा हाँ सर बिल्कुल समझ। जैसे पसीना शरीर से निकलना, क्या आप इसको आपके मन पे है क्या? क्या आप इसको जो रोक सकते हैं कि नहीं भाई अभी पसीना नहीं निकलना? ये निकल सकता है। तो जो निकल सकता है, जो आप उसमें कुछ नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो अनैच्छिक होता है। जो आपके मन से होता है उसे ही सॉरी बच्चों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं? ऐच्छिक क्रिया करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिएगा, कहा कि जिसमें चलना, खाना, कूदना और दौड़ने जैसी क्रियाएं शामिल है। ठीक है, रीढ़ की हड्डियां और मस्तिष्क दोनों शामिल इसमें होती है। ये हमारा ऐच्छिक क्रिया है। जैसे मन होगा तो आप दौड़िएगा, मन नहीं होगा तो नहीं दौड़िएगा। तो ये हमारा क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। क्या है? ऐच्छिक क्रिया। समझ रहे हैं बच्चों? जैसे ये स्विमिंग कर रहे हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, इसके मन पे है। ये नहीं ना कि हम नहीं भी चाहेंगे तभी मेरा शरीर इतना स्विम होने लगेगा सर, हम उड़ने लगेंगे। नहीं, उड़ना नहीं है। ठीक है, ये आपके मन पे डिपेंडेंट है। ये अभी देखिए, ये अंकल क्या कर रहे हैं? कसरत कर रहे हैं। ये अंकल क्या कर रहे हैं? बॉडी उडी क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो ये अगर चाहेंगे नहीं बनाने के लिए, ये नहीं अगर डंबल उठाने के लिए तैयार होंगे तो नहीं उठा सकते। लेकिन ऐसा थोड़ी एक शरीर ऑटोमेटिक उठा लेगी, नहीं। लेकिन जो है कुछ चीजें से शरीर से पसीना निकलना और भी चीजें हैं, जैसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पलक गिरना उठना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। हम नहीं भी चाहते हैं फिर भी, ठीक है, फिर भी ये सारे चीज ये आपका क्या? अनैच्छिक क्रिया होगा और ये सब क्या? ऐच्छिक क्रिया होंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है। क्या अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अनैच्छिक क्रिया क्या है इसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे सस्पेंशन हुआ होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इंदल जी बीच बीच में जो ना थोड़ा सा बंद हो जाता है सिस्टम। कैमरा बंद हो जाता है। हाँ ठीक है बच्चों, वो थोड़ा सा मैनुअल प्रॉब्लम था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अनैच्छिक क्रिया आप क्या जानते हैं? अनैच्छिक क्रिया ऐसे क्रिया होता है जो कि मतलब जैसे कि हमारा धड़कन चल रही है, तो ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। इस पे आपका मन नहीं है, आप इसको रोक नहीं सकते। आपके भाई साहब, ये हमारे शरीर मेरे मन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये शरीर ऑटोमेटिक क्या अपना काम करते हैं। ठीक है, जैसे सांस लेना है ना, पाचन हो गया, दिल की धड़कन हो गया, छींकना हो गया। क्या जो छींक आती है, क्या आप जानबूझ के लाते हैं क्या? नहीं लाते हैं। ठीक है, कांपना, ठंड से कांपना, पलके झपकना भाई साहब, पलके, ये पलके झपकना अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया तो आप लोग समझ गए होंगे। ऐच्छिक क्रिया वैसे है जो जानबूझ के और आपके मन से होता है, आप चाहेंगे तो होगा काम, आप चाहेंगे तो नहीं होगा। जैसे तैरना, कूदना, खेलना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया क्या है? तो आइए ध्यान देते हैं। कहा कि शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा में नियंत्रित नहीं होती है, जो हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, जो हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं अपने आप ही हो जाती है। माय डियर देखिएगा, ये जो क्रियाएं है अपने आप हो जाती है। अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप हो जाती है, इसको करवाया नहीं जाता है। ठीक है, जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, सांस लेना हो गया, ठीक है, ये आपका पाचन, दिल की धड़कन हो गया, छींकना। और इसका कुछ हम फिगर आपको बताते हैं। ये यहां पे देख लीजिए, ये ना ये दिल की धड़कन नहीं, तुम मेरे धड़कन हो नहीं, ये गीत नहीं। लोग कह देते तुम मेरे धड़कन हो, नहीं भाई साहब, धड़कन तो स्वयं आपके अंदर इधर ना धड़कन होगा, दिल होगा। ठीक है, बस लोग बोलने को कुछ ही कहता है, नहीं कहता है कि जो है तुम मेरा सब कुछ हो, यू आर माइन, ये सब बस सिर्फ ये सब झूठ मूठ के प्यार में होता है। अब ये देखिए, मैडम को छींकनी आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। अब कहीं ऑफिस में होगी, कहीं भी होगी, अगर आ गया तो रुमाल लेके एकदम नाक को दाबो, अच्छी कर रही है। ठीक है, लेकिन यदि मान लिया जाए ये ऑफिस मीटिंग में बैठी हुई है, सब लोग सामने है, यदि इसके मन पे होता, इनके इच्छा होता भाई साहब हम इस छींकनी को रोक लें, नहीं आएगा अभी, तो क्या है? मतलब उपहास होता क्या? नहीं, खुद में लग रहा है मतलब क्या मतलब अच्छे काम के समय क्या छींकनी उकनी आ गया। ये आप देख सकते हैं ना, ये क्या है? ये सांस लेना है, ये सांस लेना है, और ये आप देख रहे हैं सांस को क्या करना है? छोड़ना है। ठीक है, ये सांस लेना और ये सांस छोड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ से इधर से ना, इधर से क्या ना, इधर से सांस लिया जा रहा है और इधर से ना सांस को क्या किया जाता है? छोड़ा जा रहा है। ठीक है बच्चों, छोड़ा जा रहा है। तो चलिए, ये चीजें आपने समझ गए। तो ऐच्छिक अनैच्छिक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।
ऐच्छिक जो आपके इच्छा के अनुसार होता है, ऐच्छिक जो आपके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता उसे अनैच्छिक कहते हैं। चलिए आगे अब डियर हम लोग देखते हैं। आगे कहता है ये मंद गति से होने वाली क्रियाएं होती है। ये क्या होती है? अनैच्छिक क्या होती है? मंद गति से होने वाली क्रियाएं होती है, जबकि ऐच्छिक तेजी गति से। कुछ रासायनिक पदार्थों रक्त में, ठीक है, युक्त होकर वृद्धि, जनन, उत्सर्जन, पाचन आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। आदि क्रियाओं पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ग्रंथि के विषय में, ग्लैंड्स के विषय में। क्या? ग्रंथि यानी ग्लैंड्स के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग ग्रंथि एंड ग्लैंड्स के विषय में पढ़ने वाले हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका क्या ग्रंथि हो गया माय डियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। इसी के विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन तमाम चीजों के विषय में अभी जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। बोलेंगे ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है। ग्रंथि क्या है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है। सेल का क्या है? समूह है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के लिए, किसके लिए बच्चों? जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे हार्मोन्स या प्रोटीन का स्राव कर रहा है, कि जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों जैसे हार्मोन्स या प्रोटीन, जैसे हार्मोन्स या प्रोटीन का स्राव या संश्लेषण करती है। ग्रंथियों के वे अंग जो आपके रक्त में हार्मोन्स बनाती है। क्या? ग्रंथियों के वे अंग, ग्रंथियों के वे अंग जो हार्मोन्स बनाती है और आपके रक्त में हार्मोन्स बनाती है। मतलब ये जो ग्रंथि है ना, आपका जो ब्लड, शरीर में जो ब्लड होता है उसमें जाकर क्या हार्मोन्स बनाती है और स्रावित करती है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि ये यहां पर क्या पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पेनियल ग्लैंड्स है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर थोराइड एंड जो है थोराइड ग्रंथि है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। यहां पर भी क्या थोराइड ग्रंथि है, यहां थाइमस है, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या, ये टेस्टाइल है। ये टेस्टाइल्स यहां पर जो है, इससे टेस्टिस से टेस्टाइल्स, टेस्टिस को टेस्टाइल्स भी कहते हैं। और यहां से जो है नर हार्मोन्स निकलती है। ये आप यहां पर ओवरी देख सकते हैं। ये महिलाओं का क्या ओवरी है। यहां पे हम दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए, हाँ, तो ये महिलाओं का क्या ओवरी है, ठीक है। और ये टेस्टिस्ट है और टेस्टाइल है, ये ओवरी। ओवरी से क्या मादा हार्मोन्स निकलती है। ओवरी से मादा हार्मोन्स निकलती है। तो ये सभी ग्रंथि से कोई ना कोई क्या हार्मोन्स निकलती है। थोराइड से थोरैक्सिन नामक हार्मोन्स निकलती है, ठीक है। थोराइड जो है, ये जो थोराइड देख रहे हैं, इससे क्या निकलती है, कौन सा हार्मोन्स? तो ये जो आप देख रहे हैं माय डियर, ये जो आप देख रहे हैं, इससे थोरैक्सिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होती है। तो ये सारे चीज के विषय में अभी हम लोग जानने वाले हैं। अब देखिए, कहते हैं स्राव के आधार पर, स्राव मतलब रिलीज जो होती है, ठीक है, हार्मोन्स जो निकलती है, हार्मोन्स जो रिलीज होती है, कह रहा है कि स्राव के आधार पर ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक आपका बाह्य स्रावित ग्रंथि, एक अंतः स्रावी ग्रंथि। क्या? एक बाह्य मतलब शरीर के बाहरी बात हो रही है, शरीर के बाहरी बात हो रही है। और आंतरिक मतलब शरीर के अंदर माय डियर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 देख लेते हैं, क्या होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। क्या बाह्य स्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे और क्या होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि? आइए समझते हैं। बोलेंगे यह नालिका युक्त ग्रंथियां होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नालिका युक्त ग्रंथि कौन होते हैं। ऑप्शन ए बाह्य ग्रंथि, ऑप्शन बी अंतः ग्रंथि, ऑप्शन सी बाह्य या अंतः ग्रंथि दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर क्या ऑप्शन ए मारिएगा और वो क्या हो जाएगा, वो माय डियर बाह्य हो जाएगा। क्या? बाह्य ग्रंथि हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। और ये क्या है? नालिका है। ये क्या है? नालिका युक्त है। ये नालिका युक्त है, ठीक है, याद रहना चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं इनके लक्षित अंग नजदीक होते हैं। इनके जो लक्षित अंग होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? नजदीक होते हैं। इसके बाद इसके द्वारा स्रावित पदार्थ इन्हीं नालिकाओं से होकर लक्षित अंग तक
अंग तक जाती है, इसलिए इसको वाहिनी युक्त ग्रंथि भी या बाह्य स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इसीलिए इन्हें वाहिनी युक्त, क्या डियर, वाहिनी युक्त, ये आप देख सकते हैं, वाहिनी युक्त या बाह्य स्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यह नालिका युक्त होती है, इसमें नालिका होती है। उसके बाद कहते हैं इससे निकलने वाली पदार्थ एंजाइम्स कहलाती है, यह भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। इससे निकलने वाली पदार्थ, बाह्य ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं डियर? सर एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम्स। ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। क्या? ये भी ऑब्जेक्टिव होगा कि इनसे निकलने वाले पदार्थ एंजाइम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। चलिए अब यहां पर देखेंगे हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथि के उदाहरण। कौन कौन ग्रंथि को बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं? क्या क्या शरीर के कौन कौन से बाह्य स्रावी ग्रंथि और उनसे क्या क्या निकलते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, अश्रु ग्रंथि से क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा। अश्रु ग्रंथि से क्या निकलेगा डियर? आंसू निकलेगा। अश्रु ग्रंथि से आंसू निकलता है। उसके बाद लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार निकलेगा। ठीक है। उसके बाद सीवम ग्रंथि से क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। और स्वेद ग्रंथि से क्या निकलेगा? पसीना निकलता है। स्वेद ग्रंथि से पूछ देगा आपसे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पसीना, क्या पूछेगा? पसीना किस ग्रंथि से, माय डियर, पूछा गया पिछले साल, इसलिए ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। पसीना किस ग्रंथि से निकलती है? पसीना किस ग्रंथि से निकलती है? याद रखिएगा, निकलती है, किस ग्रंथि से निकलती है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो इसके लिए माय डियर क्या आंसर लिखिएगा? इसके लिए लिखिएगा स्वेद ग्रंथि। क्या? स्वेद ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, स्वेद ग्रंथि, ये आपका हो जाएगा स्वेद ग्रंथि इसका आंसर। इस प्रकार से किस ग्रंथि से क्या निकलती है, इसको आपको याद करना है। किस ग्रंथि से क्या निकलती है, इसको देख के ही एग्जाम में जाना है। जितना बता देंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी तक हम लोग पढ़े थे बाह्य स्रावी ग्रंथि, और बाह्य स्रावी ग्रंथि के वो तमाम उदाहरण थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। तो अब देखिएगा, बोलेंगे इन ग्रंथियों का प्रायः संबंधित अंगों से संपर्क, ध्यान देगा, संपर्क काटा होता है। क्या कहते हैं? इन ग्रंथियों का प्रायः संबंधित अंगों से संपर्क को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। करा, इसलिए इन्हें नालिका विहीन ग्रंथियों कहते हैं। इसलिए इसे क्या? नालिका विहीन, इसमें नालिका नहीं होते हैं। ठीक है, नालिका विहीन ग्रंथियां किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को ही नालिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। क्या? नालिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अतः इनके द्वारा स्रावित पदार्थ सीधे रक्त में युक्त होकर सारे शरीर में फैल जाते हैं। क्या बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अतः इनके द्वारा स्रावित पदार्थ सीधे रक्त में घुलता है। कहां? रक्त में। ठीक है डियर, रक्त में युक्त होकर सारे शरीर में फैल जाते हैं। इन्हीं स्रावित पदार्थ को हार्मोन्स कहते हैं। इन्हीं स्रावित पदार्थ को क्या कहते हैं डियर? हार्मोन्स कहते हैं। इन्हीं स्रावित पदार्थ को हार्मोन्स कहते हैं। इस चीज को एकदम याद रखना है। क्या? एकदम याद रखना है। अब देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि के कभी कभी ना 2 अंक में, कितने अंक में लघु उत्तरीय प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है ना, लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें आपसे पूछ दिया जाता है। तो 2 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं, उस 2 अंक वाले प्रश्नों में आपसे पूछता है अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण लिखें। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण। तो लिख दीजिएगा थायराइड, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एंड्रल ग्रंथि। तो ये सभी के सभी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी ग्रंथि में ध्यान दीजिएगा,
अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं जो ग्रंथि अपने हार्मोन्स, जो ग्रंथि अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ती है, जो ग्रंथि हार्मोन्स को सीधे कहां अपने, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रंथि अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ती है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स। उसके बाद थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण, अधिवृक्क, ये सब का सब क्या है, ये आपका आंतरिक स्रावी ग्रंथि है। और आंतरिक मानव में आंतरिक स्रावी ग्रंथि का जो है उदाहरण भी आप देख सकते हैं। और भी अधिक से अधिक जानने के लिए ये क्या, पिनियल ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया, अवटुक ग्रंथि हो गया, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि हो गया, अंडाशय, महिलाओं में कहा अंडाशय, ये पूछेगा नर या मादा। ध्यान दीजिएगा, अंडाशय किस में पाया जाता है, नर में या ऑप्शन बी, या मादा में ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंडाशय, ध्यान दीजिएगा, अंडाशय या ओवरी जो है वो मादा में पाया जाता है। क्या, मादा में पाया जाता है। इसका मतलब इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद और भी बहुत सारे उदाहरण आप बच्चों देख पा सकते हो कि कौन कौन से, जैसे कि यहां हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, थायमिन ग्रंथि हो गया, अग्नाशय हो गया, वृषण हो गया, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि हो गया, अवटुक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पाइनियल ग्रंथि, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। पूछेगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, ऑब्जेक्टिव में बता दीजिएगा ना, कहिएगा हाँ सर बता देंगे, शरीर के अंदर जो ग्रंथि है सर वही तो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और आप अगर ऐसा समझ रहे बिल्कुल सही है। आगे ध्यान दीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य क्या है, कार्य, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य जो है क्या है, कार्य, इसके भी समझिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य क्या है। तो बोलेंगे शरीर के, ध्यान दीजिएगा, शरीर के चयापचय कार्यों को नियंत्रित करना, इसका काम क्या है, शरीर के जो चयापचय कार्य है उसको क्या करना, नियंत्रित करना। क्या करना, नियंत्रित करना। कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करना। दूसरा ये है कि कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की जो दर है उनको भी क्या करना, नियंत्रित करना। आगे, कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थ के परिवहन की क्षमता को प्रभावित करना। क्या करना बच्चों, प्रभावित करना। कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थ के परिवहन की क्षमता को प्रभावित करना। ये पदार्थ के परिवहन की क्षमता को भी क्या करती है, प्रभावित करती है, उसको प्रभावफुल बनाती है। आगे अब ध्यान दीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार, टाइप्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एंड्राइन ग्लैंड्स के विषय में बात करते हैं। क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि और इनके क्या क्या प्रकार हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि में बोलेंगे मानव शरीर में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। मानव शरीर में कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है गुरुजी, जल्दी से बताइए। तो ये फिगर में अभी आपको हम बताए थे कि पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, थायराइड ग्रंथि को इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। यहां पर जो है अधिवृक्क या एंड्रियल ग्रंथि, जिसको एंड्रियल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। अग्नाशय हो गया आपका, उसके बाद थायराइड ग्रंथि हो गया, थाइमस ग्रंथि हो गया। ये सब के सब अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। और इन तमाम चीजों के विषय में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया पिनियल बॉडी और अन्य संरचना। ये सारा का सारा हम लोग पिनियल बॉडी, अदर स्ट्रक्चर्स के विषय में हम लोग अभी के अभी एक एक चीज को, एक एक अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी के अभी पढ़ने वाले हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है नोट। चलिए नोट में क्या कहा जा रहा है महाशय, इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। करा, इन सभी ग्रंथियों से विभिन्न विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। बिल्कुल सही है, इन सभी ग्रंथियों से विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। क्या, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो शरीर के भागों पर
विभिन्न विभिन्न रूप से प्रभाव डालते हैं। जो शरीर के भाग है, शरीर के अलग अलग भाग पर अपना प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही है, शरीर के अलग अलग भागों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इनका जीवन से सीधा संबंध है। इनका जीवन से क्या है? सीधा संबंध है। और यहां पर भी फिगर दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, अबटू ग्रंथि, पिनियल्स ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अबटू ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय हो गया, वृषण हो गया और महिला में अंडाशय हो गया। ये सारा का सारा, और ये आपका थाइमस ग्रंथि हो गया। ये सारा का सारा बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अब आगे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के एक एक उदाहरण को विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या? विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। बस एक बार डियर सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और यदि आप रोजाना इसी तरह से इसी तरह से होम साइंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, बस एक छोटा सा कार्य करना है। योद्धा एकेडमी आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी आर्ट्स की बुलंदियों को, ठीक है, आर्ट्स की बुलंदियों को चूम लीजिए, ठीक है बच्चों। आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। बस इस एकेडमी के साथ आपका सपना साकार होने वाला है। देख रहे हैं ना, एक एक चीजों को, एक एक ग्रंथियों को एकदम पार्टिकुलर तरीका से, हर एक चीजों को एकदम बेहतर ढंग से आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि का क्या है लोकेशन, क्या है स्ट्रक्चर, क्या है, ठीक है, क्या है फंक्शन, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन स्थिति मतलब मानव बॉडी में ये समझिए एक छोटा मोटा क्या है मानव बॉडी है, ठीक है। तो ये इसमें कहां पे ये पीयूष ग्रंथि रहने वाले हैं? क्या ये कहां पर पीयूष ग्रंथि, भाई साहब पीयूष ग्रंथि रहने वाले हैं, पीयूष ग्रंथि रहने वाले हैं। इसके विषय में भी अभी हम लोग देखेंगे ये मानव शरीर में कहां में पीयूष ग्रंथि होता है और इसका क्या कार्य होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसके विषय में जानेंगे। आइए समझते हैं। इसका जो लोकेशन या स्थिति है, यह मस्तिष्क के नीचे भाग में लटकी हुई होती है। यह मस्तिष्क के नीचे भाग में क्या लटकी हुई होती है? बस कहां पे? ये जो ये देख रहे हैं ना, ये बस ये यहां पे ही क्या रहती है? लटकी हुई रहती है। कहां पे गुरुजी? तो ये देखिए लटकी हुई है ना, ये लटकी हुई है ना, लटकी हुई है ना, इस प्रकार से लटकी हुई है। तो ये चीजें जो आप यहां पर देख रहे हो, यही आपका क्या है? यही आपका क्या है बच्चों? यही आपका क्या है? यही आपका क्या पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये मानव मस्तिष्क में ये लटकी हुई है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर अनुरचना, यह मटर के दाने के समान होती है। देख रहे हैं ना कितना छोटा है। यह जो है मटर के दाने के समान होती है। क्या? मटर के दाने के समान होती है। इस चीज को एकदम याद रखना है, ये मटर के दाने के समान होती है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है यह सबसे छोटी ग्रंथि है। पूछेगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? मास्टर ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि सबसे क्या है? छोटी ग्रंथि है, ठीक है। ये कितना? तो ये 12 मिलीमीटर होता है। क्या? 12 mm। इसकी जो है व्यास की बात, त्रिज्या की विषय में बात होगी। इसकी जो व्यास है, समझिए ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है। और आप त्रिज्या के विषय में तो मैथ में पढ़े होंगे, यही ना व्यास होता है। कहिएगा हाँ गुरु जी यही होता है। ये कितना होता है? 12 mm, 12 मिलीमीटर होता है। आगे ध्यान दीजिएगा। यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। यह किस कलर का होगा? लाल एवं भूरे कलर का होगा। क्या? लाल एवं, ध्यान दीजिएगा, लाल एवं भूरे रंग का होता है। यह कैसा होता है? लाल एवं भूरे रंग का होता है। चलिए हम इसको लाल कर ही देते हैं। ये कैसा होता है? यहां पर देख सकते हैं लाल एवं भूरे रंग का होता है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यही आपका क्या है? यही आपका क्या है? ये भाई साहब यही आपका मास्टर ग्लैंड्स कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका क्या कहलाता है? मास्टर ग्लैंड्स कहलाता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड्स कहलाता है। यही आपका मास्टर ग्लैंड्स कहलाता है, ठीक है, यही मास्टर ग्लैंड्स कहलाता है। करा इसका जो व्यास है वह कितना है? 12 मिलीमीटर है, 12 मिलीमीटर है। आगे ध्यान दीजिएगा।
अब इसके हम लोग बात करते हैं क्या, यहाँ पर जो है फाउंडेशन नहीं, यहाँ पर फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य। फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य होता है। फाउंडेशन मतलब आधार। अब देखिए यहाँ पर करा कि यह शरीर, ध्यान देगा, यह शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। यह अन्य सारे ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। जितने भी ग्रंथि है उन सारे ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। मतलब जैसे समझिएगा, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग को रास्ता दिखाते हैं कौन, टीचर्स। आपको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है कौन दिखाते हैं, टीचर्स। कौन से क्वेश्चन करना है क्या करते हैं, टीचर्स। उसी प्रकार से पूरे सब ग्रंथि का योग कह सकते हैं पप्पा। सारे ग्रंथि का पापा है भाई साहब। देखने में छोटा नहीं, घाव करे गंभीर, ठीक है। तो देखने में बहुत छोटा है लेकिन सब पे नियंत्रण रखता है, ठीक है। करा इसके लिए इन्हें क्या, मास्टर साहब कहा जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसीलिए सब ग्रंथियों पर जो नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जैसे आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप हमको क्या कह सकते हैं, मास्टर कह सकते हैं का। चलिए, ये दो भागों में बटी हुई रहती है। कितने भागों में, दो भागों में बटी रहती है। कैसे दो भागों में बटी हुई रहती है, यहां पर समझिएगा। इसको आप समझने की प्रयास कीजिएगा डियर। ये ना इसको इस प्रकार से, ये यहां से इसको विभाजित कर दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, बीच में कटेगा। ये आपका पीछे का बैक हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रंट। ये अग्र भाग हो जाएगा। ये कैसा भाग हो जाएगा, ये अग्र भाग कहलाएगा। ये जो है ना, ये इधर अग्र भाग, इधर पीछे का भाग कहलाएगा, ठीक है। अग्र भाग और पीछे का भाग कहलाएगा। कहता आगे का भाग और पीछे का भाग। कितने भाग, दो भागों में विभाजित है। एक आगे का भाग होता है, एक पीछे का भाग होता है। क्या, एक आगे का भाग, एक पीछे का भाग होता है। अब देखिएगा, आगे के भाग को हम लोग फ्रंट पार्ट कहते हैं, और फ्रंट पार्ट को समझिएगा, यह छेद प्रभावी स्राव छोड़ता है जो शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक वृद्धि और विकास पर नियंत्रण रखता है। क्या, यह शारीरिक विकास और यौनिक वृद्धि पर भी नियंत्रण रखता है, ठीक है। और जिसमें अधिक यह श्रावित होगा वह जल्दी से जल्दी क्या, उनके यौन वगैरह सब जो है वो क्या होंगे, जल्दी जल्दी विकास हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो तीव्र गति से विकसित होंगे। ऐसे देखिएगा कि छोटे छोटे से, मतलब देखिएगा कि कुछ लोगों में यह जो है, कुछ लोगों में अधिक पाने से क्या होता है, कम उम्र में ही लड़का लड़की क्या होने लगते हैं, मतलब यंग लगने लगते हैं, जवान लगने लगते हैं। अब देखिएगा, ध्यान देते हैं, इसका अधिक स्राव होने से, ठीक है, अंगों की अनुचित रूप से वृद्धि होती है। पांव का लंबा होना, सिर बढ़कर बेडोल लगना, मतलब सिर सब क्या होता है, जल्दी से बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद शीघ्र प्रौढ़ हो जाता है, शीघ्र ही युवा हो जाता है, शीघ्र ही जवान हो जाता है, कम उम्र में भी। कहते हैं कि और ध्यान देगा करा कि अवस्था ग्रहण करना और इसकी कमी से, ध्यान देगा, इसकी कमी से विकास धीमा हो जाती है। यदि जो है ये मास्टर ग्लैंड का जो आगे का भाग है, अगर इसकी विकसित नहीं होगी, मास्टर ग्लैंड का ये जो मास्टर ग्लैंड है, इसका आगे का भाग यदि विकसित नहीं होगी तो लोगों का जो शारीरिक विकास है, शरीर में जो वृद्धि है, ये धीमी पड़ जाएगी। क्या, धीमी पड़ जाएगी, इससे नट्टा भुट्टा होने लगेगा, ठीक है, नट्टा भुट्टा। ये गुरु जी हमारे गांव में एक देखे हैं, बौना है आदमी, क्या बौना है, तो इसका मतलब समझ जाइए, उसके साथ जो है उसके मास्टर ग्लैंड का अग्रभाग विकसित नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। करा बच्चे ठिगने रह जाते हैं, अभी बताए ना, बच्चे क्या रहते हैं, ठिगने रह जाते हैं। बच्चे क्या, ठिगने रह जाते हैं। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, दूध इसका स्राव होने में सहायता देता है। मतलब दूध को भी जो है ना, दूध को भी बढ़ावा देती है महिलाओं में। आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे पीछे की भाग, बैक फ्रंट की बात करेंगे। क्या, बैक पार्ट की, फ्रंट नहीं, फ्रंट पार्ट मतलब आगे का भाग, और बैक पार्ट मतलब पीछे की भाग। अब यहां से ना, ये जो आपका यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड से या मास्टर ग्लैंड से, इसके इधर हम लोग देखने वाले, इधर आगे देख लिए, अब इधर देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, मजा आ रहा है ना, कहेगा हाँ गुरुजी बिल्कुल मजा आ रहा है। एक एक चीजों बिल्कुल समझ के जाना है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सको। कहना पीछे का भाग, ठीक है, बैक पार्ट कहेंगे। इसके स्राव को पिट्यूटरी, ध्यान देगा, इसके स्राव को हम लोग पिट्यूटरिस
कहते हैं इसमें 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। बैक भाग में कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं? 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं माय डियर, 4 प्रकार के हार्मोन्स यहां पर देख सकते हैं। 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और इन 4 प्रकार के हार्मोन्स में जिनमें से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाइसिन तथा पेट्रेसिन मुख्य रूप से होते हैं। 4 प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें से 2 गो मुख्य है, एक का नाम है पाइसिन, एक का नाम है पिटरेसिन। क्या? पिटरेसिन और पाइसिस। क्या रसगुल्ला? पिटरेसिन या पाइसिस। अब कहिएगा गुरुजी हमको रसगुल्ला कहते हैं, तो हम आपसे प्यार करते हैं और प्यार से तो कुछ भी कह सकते हैं, प्यार में सब जायज है। क्या? प्यार में सब जायज है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे पिटरेसिन क्या होता है। ठीक है, पिटरेसिन क्या होता है आइए समझते हैं। तो बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, शक्कर तथा रक्तचाप पर नियंत्रण रखा जाता है। इसकी कमी से व्यक्ति मोटा एवं आलसी बन जाता है। इसकी कमी से क्या व्यक्ति ना मोटा हो जाएगा, मतलब जिसने कहते हैं कि एकदम सुस्तीपन आ जाना, आलसी टाइप का हो जाएगा, कोई काम करने का मन नहीं होगा। उसके बाद पिटरेसिन का क्या कार्य होता है इसके विषय में ध्यान दीजिएगा। अनि फंक्शन ऑफ पिटरेसिन, पिटरेसिन का क्या कार्य आइए समझते हैं। यह गर्भाशय, मूत्राशय, ठीक है, आंत तथा पित्ताशय पेशियों को सिकुड़ता है। क्या करता है? सिकुड़ता है। क्या? सिकुड़ता है। और इसके बाद प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम करने में सहायता देता है। प्रसव के बाद जो है ना रक्तस्राव को कम करने में सहायता देता है, क्योंकि प्रसव के बाद यदि रक्तस्राव तेजी गति से होगा फिर दिक्कत है। तो वो क्या करता है भाई साहब, ब्रेकर का काम करता है, प्रसव के बाद रक्तस्राव को धीमा कर देता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कहा जाता है समझिएगा। इसके अधिक स्राव से शरीर की वृद्धि तथा यौनिक विकास शीघ्र हो जाती है। यदि इसका भी स्राव अत्यधिक होगा तो शरीर की वृद्धि तथा यौन विकास शीघ्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौन विकास शीघ्र हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसकी कमी से प्रजनन शक्ति ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाएगा। और ये देखिए कितनी बड़ी बात है, पिटरेसिन का अगर पिटरेसिन ठीक से कार्य नहीं करेगा तो याद रखिएगा ये ना क्या प्रजनन क्षमता को दिक्कत करने लगेगा, प्रजनन शक्ति ठीक से काम नहीं करेगा। और ठीक से नहीं काम करता है ऐसे कंडीशन में कई महिलाओं को आप देखते हैं ऑपरेशन के माध्यम से, नॉर्मली डिलीवरी नहीं होकर ऑपरेशन से जो है ना बच्चे को जन्म दिया जाता है। और ऐसे में क्या बच्चे और मां दोनों क्या मौत हो सकता है, दोनों मुश्किल से क्या बचते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही कारण था पिटरेसिन जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट निभाता है, खास करके महिलाओं में तो और भी ज्यादा। आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2। अब हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि क्या होता है और थायराइड ग्रंथि कहां होता है, इसके विषय में भी अभी जानेंगे। थायराइड ग्रंथि, ये जितने भी ग्रंथि पढ़ रहे हैं ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। आइए ध्यान देते हैं हम। बोलेंगे लोकेशन या स्थिति। क्या होता है स्थिति? यह ग्रंथि कंटक के पीछे स्वर तंत्र के नीचे, ठीक है, ट्रेकिया के सामने, ठीक है, लैक्टिक कान के ठीक नीचे स्थित होती है। मतलब ये जो आप ट्रेकिया वगैरह सब दे रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना गुरुजी, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे थायराइड ग्रंथि। क्या कहेंगे बच्चों? इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? हम लोग कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड्स। क्या कहेंगे? थायराइड ग्लैंड्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, थायराइड ग्लैंड्स कहेंगे। ये आपका क्या है? थायराइड ग्लैंड्स है। आगे ध्यान दीजिएगा। यह ग्रंथि की आकार में उल्टे कीप, देख रहे ना, ये जो है ना ये उल्टे कीप की तरह होता है। थायराइड ग्रंथि की आकृति कोई पूछ दे तो कहिएगा उल्टे कीप की तरह होती है। क्या? उल्टे कीप की तरह। और ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी में एच देखते हैं ना, ये आप देखिए एच की तरह होता है। क्या? एच की तरह होता है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये यहां पर इस प्रकार से, और ये यहां पर इस प्रकार से, और इधर ये, तो देखिए एच बन गया ना। कहिएगा हाँ गुरुजी बिल्कुल। तो ये एच आकार का कैपिटल एबीसीडी के भाई साहब, बड़ी एबीसीडी में एच आकार की होती है। क्या? एच आकार की होती है। आगे ध्यान दीजिएगा।
ये थोराइड ऊतक की पट्टी के द्वारा आगे एवं पीछे की तरफ झुकी रहती है। आगे एवं पीछे की तरफ है ना, आगे एवं पीछे दोनों तरफ क्या झुकी हुई रहती है, दोनों तरफ क्या रहती है, झुकी। यहां पर आपका क्या पाया जाता है, यहां पे थोराइड ग्रंथि पाया जाता है। अब देखिए इसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, आइए इसके विषय में जानते हैं। क्या होता है इसका कार्य, क्या फंक्शन होता है। फंक्शन या कार्य एक ही है, इंग्लिश में फंक्शन और हिंदी में हम लोग कार्य कहते हैं, ठीक है, कार्य कहते हैं। बोलेंगे इसमें से थोरैक्सिन नामक हार्मोन्स निकलती है। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये आपका डियर, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। क्या बनने वाला है, तो थोराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलती है। थोराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलती है। ये वीवीआई है बच्चों, ये वीवीआई है ऑब्जेक्टिव के नजर से। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें आयोडीन की मात्रा काफी अधिक होती है। इसमें आयोडीन की मात्रा क्या होती है, काफी अधिक होती है। क्या, काफी अधिक होती है। यह कोशिका की वृद्धि पर नियंत्रण रखता है। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर में जो वृद्धि है वो भी रुक सकती है, वो भी क्या रुक सकती है। जीव, ध्यान दीजिएगा, करा जीव नाटे रह जाते हैं तथा भार बढ़ जाता है। सिर में दर्द, पेशियों, ध्यान दीजिएगा क्या क्या होता है बच्चों, क्या क्या होता है, सिर में दर्द होता है, पेशियों सिर में दर्द होता है, पेशियों का कमजोर हो जाना, क्या, पेशियों का कमजोर हो जाना, ठीक है। उसके बाद सुस्ती आना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ठीक है, बाल झड़ने लगना, बाल झड़ना भी ये सभी इसी का क्या कार्य है। कभी कभी यह ग्रंथि स्वयं फूलने से घेघा नामक रोग होता है। ये जो है आपका थोराइड ग्रंथि जो है अगर स्वयं फूलने लगा, गला देखिएगा किसी किसी आदमी का इतना फूल गया है, कितना इतना फूल गया, ऐसे करके इतना क्या हुआ, फूला हुआ है, तो उसको हम लोग कौन सा रोग कहेंगे, उसको हम लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग घेघा नामक रोग कहेंगे। क्या कहेंगे, घेघा नामक रोग कहेंगे, ठीक है। तथा थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से इसका रंग लाल हो जाता है। इसका रंग क्या, लाल हो जाता है। पसीना अधिक आता है, ठीक है, पसीना क्या अधिक आता है। और इसके बाद, ठीक है, शरीर गर्म रहता है, भार घटता है, नेत्र बड़े होकर बाहर को निकल आते हैं। हृदय की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। हृदय की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम लोग थायरॉक्सिन, ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोराइड ग्रंथि जिससे हार्मोन्स थायरॉक्सिन निकलती है, अब उनके कार्य को पढ़ने वाले हैं। वर्क क्या क्या है भाई साहब, तो कार्य के विषय में, फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे। पहला कहता है, पहला समझने का प्रयास कीजिएगा, पहला क्या कहा जाता है। पहला, यह शरीर के तापमान को भी बनाए रखने में सहायक है। यह शरीर के तापमान को भी बनाए रखने में क्या रहते हैं, सहायक रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, सहायक रहते हैं। दूसरा है, यह ग्रंथि शरीर में, ठीक है, मोटाबॉलिज्म दर को नियंत्रित करता है। यह शरीर के अंदर जो मोटाबॉलिज्म होता है ना, उस मोटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित रखता है। तीसरा, आंतों की ग्लूकोज रक्त तथा उत्पादन को नियंत्रण में रखता है। आंतें की ग्लूकोज रक्त तथा उत्पादन को नियंत्रण में रखती है, और चौथा कहता है, थोरॉक्सिन स्राव को नियंत्रण में रखती है। यदि थोरॉक्सिन में ज्यादा स्राव होता है तो उसे, ठीक है, घेघा हो जाता है। क्या, उसे घेघा रोग हो जाता है। अगर अत्यधिक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलेगा, घेघा। कहिएगा सर अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं निकलेगा तो क्या ना उसका विकास ठीक से नहीं होगा, ये वो बिल्कुल सही है। हार्मोन सबको एकदम नियंत्रित रहना होता है, ना ही कम रहना है। कम अगर शरीर में हो गया फिर भी दिक्कत है, और अधिक बन गया फिर भी दिक्कत है, ठीक है। एकदम बीच में रहना है भाई साहब, एकदम मध्य में रहना है। ना ही ज्यादा हार्मोन्स होना चाहिए और ना ही कम हार्मोन्स होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, अधिवृक्क या एंड्रिल, ठीक है, एंड्रिनल ग्रंथियां। एंड्रिनल ग्रंथि क्या होता है,
इसके विषय में समझेंगे। और ये एड्रिनल ग्रंथि सर देखने में कैसा लगता है सर, शरीर के अंदर तो किसी का नहीं देख सकते हैं ना, लैब में ही देख सकते हैं, ठीक है। और सर हम साइंस तो लिए नहीं है सर, तो कैसे क्या होगा? माय डियर कोई बात नहीं है, ये तो साइंस है ना, ये पूरा पूरा बायो, ये चैप्टर पूरा का पूरा तो बायोलॉजी ही है, ठीक है। आप नहीं भी साइंस लिए हैं तो आप होम साइंस में तमाम चीजें क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। क्या तमाम चीजें ये क्या पढ़ाई कर सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। क्या अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि के विषय में हम लोग ध्यान देते हैं, क्या होगा। चलिए तो बोलेंगे सबसे पहले स्थिति यानी लोकेशन। तो ये ध्यान दीजिए, ये चे लिखा हुआ है, इसको ये कर लीजिएगा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। तो ये जो है प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक गुर्दे के ऊपरी भाग में स्थित होती है। ये जो आप गुर्दा देख रहे हैं ना, ये किडनी देख रहा है ना, ये किडनी भाई साहब, ये किडनी देख रहे हैं ना, ठीक है। ये दोनों क्या है, धमनी और शिरा है। क्या है, धमनी और शिरा। और इसमें जो है आप ये चीजें जो देख पा रहे होंगे डियर, ये चीजें जो देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, ये चीजें जो देख पा रहे होंगे ऊपरी भाग में, ये चीजें जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये चीजें जो आप देख पा रहे होंगे, यही आपका क्या है, यही एड्रिनल ग्रंथि है। क्या है, यही आपका, ये जो ऊपर वाला चीजें हैं, ये आपका एड्रिनल ग्रंथि है। यही आपका क्या है, तो एड्रिनल ग्रंथि है। क्या है, तो एड्रिनल ग्रंथि, ग्लैंड्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, यही ग्लैंड्स है, ठीक है। इसी के विषय में हम अभी यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी के विषय में पढ़ रहे हैं। ये गुर्दा के ऊपर, किडनी के ऊपर जो देख रहे हैं, दो जो है ना ऐसे करके लटका हुआ, इसी के विषय में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, आगे क्या कहा जाता है, आगे ठीक है, इनकी संख्या कितने होते हैं, दो, आप भी देख सकते हैं, एक और दो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, बनावट यानी स्ट्रक्चर, यह दो त्रिकोण आकार की छोटी ग्रंथि होती है। त्रिकोण, समोसा टाइप का सर समोसा है क्या? नहीं, समोसा बिल्कुल नहीं है। त्रिकोण किसको कहते हैं, जिसका तीन कोण हो, ठीक है, एक कोण हो गया, दो कोण हो गया, तीन कोण हो गया, इसी को त्रिकोण कहते हैं। तीन ठो कोना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लो ऐसे, एक ये आपका हो गया, एक ये आपका हो गया, एक ये आपका हो गया, और यहां पर भी एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एक हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए तीन ठोकोना दिख रहा है क्या? कहिएगा हाँ गुरुजी, तीन ठोकोना दिख रहा है। क्या, तीन ठोकोना दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं यह दो त्रिकोण आकार की छोटी ग्रंथियां होती है, ठीक है। प्रत्येक ग्रंथियों का बाहरी भाग, प्रत्येक ग्रंथियों का बाहरी भाग कार्टेक्स एवं आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक ग्रंथि का बाहरी भाग, ये जो बाहरी भाग है, इसको हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गुरुजी जल्दी बताइए? इसको हम लोग कार्टेक्स कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। मतलब ये भाग, ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, और मेडुला, इसको हम लोग मेडुला कहेंगे। आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसके फंक्शन को देखते हैं। प्रत्येक ग्रंथि दो भाग में होते हैं, एक का नाम होता है कार्टेक्स, एक का नाम होता है मेडुला। अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि समझने की प्रयास कीजिएगा, ये इस प्रकार से है, ठीक है, ये इस प्रकार से यहां पर है। तो अब यहां पर ये जो है, ये आपका क्या है, बाह्य, ये चीजें यहां पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये आपका क्या है, बाह्य भाग है। और बाह्य भाग को क्या कहते हैं, तो बाह्य भाग को कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, ठीक है, कार्टेक्स कहते हैं। और ये जो आंतरिक भाग है, ये जो आप आंतरिक भाग देख रहे हैं, आंतरिक भाग, इस आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो इस आंतरिक भाग को लो यहाँ पे, ये मेडुला कहते हैं, ठीक है।
आंतरिक भाग को मेडुला और ऊपरी भाग को कार्टेक्स। यहां पर आप इस चीजों को देख पा रहे होंगे। माय डियर, उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीजें आपको बहुत अच्छा समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा ये तो पूरा पूरा क्या है, बायो है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही होगा। क्या डियर, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, तभी तो आपको मजा आने वाला है। क्या, तभी तो आपको मजा आने वाला है। अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर मजा नहीं आने वाला है। आगे ध्यान देते हैं। अब यहां पर समझिएगा कार्टेक्स। क्या, कार्टेक्स के विषय में जानते हैं। कार्टेक्स क्या है और मेडुला क्या है, इन दोनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। समझिएगा, यह ग्रंथि का बाह्य भाग होता है। यह ग्रंथि का कैसा भाग होता है, बाह्य भाग। यहां पे डियर एक नजर एक नजर एक नजर सब कवर, देखो तो कितना सुंदर से बताए हैं। यही ना ये चीज, यहां पे देखो एक फिगर बना के दिखाएं। ये ऊपरी भाग को हम लोग कार्टेक्स, और ये अंदर में, ये जो अंदर में भागे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं सर। क्या कहते हैं, ठीक है, तो मेडुला कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे यह ग्रंथि का बाहरी भाग होता है। इस ग्रंथि से ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कार्टिसोन स्राव निकलता है जो पुरुष एवं स्त्रियों की यौन इंद्रियों पर प्रभाव डालता है। यह जल और रासायनिक लवणों के आवागमन पर भी नियंत्रण करता है। यह जल एवं रासायनिक लवणों को भी नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। तनाव में यह सहायता करता है। तनाव, ओ माय गॉड, क्या सर, गुस्सा जब आ जाए, क्या गुस्सा आ जाए, हम तो छोड़ेंगे नहीं, तोड़ देंगे नहीं। ऐसा जब गुस्सा आ जाए ना मानव को, तो मानव को गुस्सा आने पर ना ये कौन सा हार्मोन्स काम करता है, यहाँ पर ध्यान देगा, कार्टिसोन नाम का हार्मोन्स भाई साहब काम करने लगता है। ठीक है, आगे कहते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म भी प्रभाव डालता है। क्या, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म भी इस पर प्रभाव डालता है। क्या करता है, प्रभाव डालता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आंतरिक भाग मेडुला के विषय में। क्या, आंतरिक भाग मेडुला के विषय में पढ़ेंगे, क्या होता है आंतरिक भाग मेडुला। ठीक है, तो आइए हम लोग अब मेडुला के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर, चलिए, कहेंगे ये ग्रंथि का भीतरी भाग है। क्या, ये ग्रंथि का कैसा भाग है, ये ग्रंथि का भीतरी भाग है डियर, ये ग्रंथि का भीतरी भाग है। पहला, ये हृदय की धड़कनों को बनाए रखता है। देखिए मेडुला का क्या जीवन में कार्य है, ये हृदय ठीक है, ये हृदय की धड़कनों में, ठीक है, धड़कनों को बनाए रखता है। तुम मेरी धड़कन हो, धड़कन हो, धड़कन हो। अब देखो ये तो गीत तो है अलग, लेकिन हम यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि तुम मेरी धड़कन हो, मतलब ये बोल रहे हैं बच्चों की सच में तुम सभी स्टूडेंट जो है ना, ये तुम हमारा क्या हो, धड़कन हो। और इसलिए धड़कन को भाई साहब, धड़कन को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये धड़कन को, ये हृदय की धड़कन को बनाए रखता है, और तुम लोग मेरे धड़कन को बनाए रखते हो। ठीक है, यानी आप योद्धा एकेडमी आर्ट्स के धड़कन हो, और तुम हो तो योद्धा एकेडमी आर्ट्स है। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं जरूरत आने पर मांसपेशी हृदय में अधिक रक्त प्रभावित करती है। क्या, जरूरत आने पर मांसपेशी, ध्यान देगा, मांसपेशी हृदय में अधिक रक्त प्रवाहित करती है। क्या, अधिक रक्त प्रवाहित करती है। डर, भय के तनाव के समय ब्लड प्रेशर अधिक होना भी इसका कारण है। मतलब डर हो गया, भय लग गया, मतलब कोई आया छुपके से, वाह ऐसा कर दिया, मतलब डर गए ना, जब आप डर गए ना, तो ये मेडुला वहां पर कार्य करने लगता है। क्या, मेडुला कार्य करने लगता है। साधारण शब्दों में इसका स्राव ग्रंथियों को उत्तेजना एवं शक्ति प्रदान करता है। इसका स्राव क्या, उत्तेजना और ठीक है शक्ति प्रदान करता है। उत्तेजित अवस्था में त्वचा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उत्तेजित हम हो जाएंगे तो ये जो त्वचा है, ये त्वचा में जो केस है ना, उसी को हम लोग रोंगटा कहते हैं, ये खड़ा हो जाता है। क्या, ये खड़ा हो जाता है। वह व्यक्ति लड़ने एवं भागने के लिए तैयार हो जाता है। क्या, लड़ने एवं भागने के लिए भी व्यक्ति क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, नेत्र की पुतलियां फैल जाती है, आंखें बाहर की ओर आ जाती है।
रक्त मस्तिष्क की ओर अधिक बढ़ जाता है तथा हृदय की गति बढ़ जाती है। हृदय की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है मेडुला के विषय में बेहतर ढंग से ज्ञान ले चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। कहिएगा हाँ गुरुजी आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्नाशय के विषय में। किसके विषय में? अग्नाशय। ये आप देख सकते हैं, ये क्या होता है? अग्नाशय होता है। ठीक है, ये अग्नाशय। और ये आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ये आपका लीवर है। यहाँ पे व्हाइट कलर से दिखाएंगे, शायद ज्यादा दिखेगा। ये लीवर है आपका। ये क्या है? ये भाई साहब, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है। और ये यहाँ पर जो है ये आपका ऐसे जो ये जो है ये आपका क्या है? पेट है। और ये चीजें, ये देखिए यहाँ पर हम दूसरे कलर से दिखाते हैं। ठीक है, ये चीजें जो आप देख पा रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग अग्नाशय कहेंगे। क्या कहेंगे डियर? इसी को हम लोग अग्नाशय कहेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? अग्नाशय है। ठीक है, अब देखिए, अग्नाशय ग्रंथि मानव के उदर गुहा में स्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि कहां स्थित होती है? मानव के उदर गुहा में स्थित होती है। ठीक है, आगे ध्यान दो। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी, हल्की गुलाबी तथा चपटी होती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। ये जो है ये कितना? 20 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ये कलर, अगर रंग की बात करें तो क्या? गुलाबी। क्या होता है? रंग की बात करें तो गुलाबी होता है। ठीक है, और चपटी होती है। इस ग्रंथि में अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे छोटे अंडाकार से ठोस समूह होते हैं। इन्हें, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं। इन्हें ही लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन द्वीपिकाओं में दो प्रमुख हार्मोन्स का निर्माण होता है, जो क्रमशः क्या? इंसुलिन और ध्यान दीजिएगा ग्लूकेगॉन। क्या? ग्लूकेगॉन। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय इंसुलिन किससे स्रावित होती है? अग्नाशय से होती है। किससे? अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है। ऑब्जेक्टिव याद रहेगा ना? एक हाँ गुरुजी एकदम याद रहेगा। ये माय डियर एग्जाम के दृष्टिकोण से इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि इंसुलिन जो है कहां से निकलती है? अग्नाशय से स्रावित होती है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स। आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं दोनों ही हार्मोन्स शरीर में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसा भूमिका निभाती है? दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन दोनों सर? ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। क्या? ये जो आप देख रहे हैं ग्लूकेगॉन, ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंसुलिन के कम स्राव से शरीर कोशिकाएं रक्त से ग्लूकोज को नहीं ले पाती है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तथा इसकी मात्रा अधिक बढ़ने पर ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। मतलब अगर इंसुलिन जो है ना, अगर इंसुलिन की कमी हो गया तो रक्त में जो ग्लूकोज है ना, उस ग्लूकोज को नहीं खींच पाएगा। इससे क्या? मूत्र के द्वारा ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है और अत्यधिक इंसुलिन की कमी हो गया, इससे आपका क्या हो जाएगा? मधुमेह का रोग होता है। क्या? मधुमेह का रोग। इस प्रकार शक्कर यानी मिठास, चीनी ग्लूकोज के मूत्र के साथ उत्सर्जित होने ही मधुमेह कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। क्या? डायबिटीज। आजकल ये डायबिटीज देखिएगा कि हर इंसान को डायबिटीज होने लगा है। तो इंसुलिन के कमी होने से शरीर में जो मिठास है, जो चीनी है, उसको क्या कर पाता है? नहीं, जो है ना, उसको नहीं रक्त से निकाल पाता है। रक्त में अत्यधिक बढ़ने से मूत्राशय के द्वारा बाहर निकलने लगता है और यही प्रक्रिया क्या? मधुमेह रोग कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। क्या? डायबिटीज कहलाता है। और देखे होंगे कि डायबिटीज वाले लोग जो है ना, वो मीठा नहीं खाते हैं। क्या? डायबिटीज वाले लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, यह एक ग्रंथि है जो दो प्रकार के केंद्रों से स्रावित करती है। ठीक है, यह एक ग्रंथि है जो दो प्रकार के केंद्रों से स्राव करती है। एक ग्रंथि है दो जगह से स्राव करती है।
तथा ऊतकों को द्वारा ही मुख्य कार्य करती है। पहला हो गया बाह्य स्रावी ग्रंथि और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या? बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि आप जानते हैं, पहले जान लीजिए बाह्य स्रावी ग्रंथि। यह ग्रंथि पाचन नली के द्वारा अमाशय को संचालित करती है। क्या करती है? अमाशय को संचालित करती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है गुरुजी? तो यह ग्रंथि हार्मोन्स को स्रावित करती है। यह ग्रंथि हार्मोन्स को क्या करती है? स्रावित करती है। अब हम लोग जानेंगे पैराथोराइड ग्रंथि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पैराथोराइड ग्रंथि क्या होता है इसके विषय में यहां पर हम लोग ध्यान देंगे। पैराथोराइड ग्रंथि क्या होती है तो ध्यान दीजिएगा, यह ग्रंथि थोराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह में, ठीक है, धसी दो जोड़ी या चार छोटी अंडाकार सी लाल रंग की ग्रंथियां होती है। लाल रंग की क्या होती है? ग्रंथियां होती है। ये यहां पर देख सकते हैं ना, ये लाल रंग की ग्रंथियां, और यहां पर ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यहां पर समझ सकिएगा। यहां पर जो है ना, यहां पर इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है गोल गोल टाइप का। और देख रहे हैं ये यहां पर देख रहे हैं ना, ये लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। यहां गले के पास ही ये भी होता है, ठीक है। मनुष्य में इनका वजन 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 या कह सकते हैं 0.1 से 0.3 ग्राम होता है। इनके साथ साथ कई प्रकार की कोशिकाएं तथा रक्त पात्र होता है, ठीक है, रक्त पात्र भी पाए जाते हैं। ये ग्रंथियां पैराथॉर्मोन, ध्यान दीजिएगा, पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन्स का स्राव मतलब क्या होता है? निकलना, ठीक है। श्रवण या स्राव का मतलब क्या होता है? निकलना। तो क्या निकलता है? पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन्स का स्रवण करती है। आगे ध्यान दीजिएगा, यह हार्मोन्स विटामिन डी, अच्छा जल्दी बताओ तुम लोग, विटामिन डी फ्री में कहां से मिलता है? तो फ्री में विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि विटामिन डी के साथ मिलकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाने का कार्य करता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाने का क्या करता है? कार्य करता है। साथ ही यह आंत में कैल्शियम के अवशोषण को तथा वृक्कों में इसके पुनरावशोषण को भी बढ़ाता है। पुनरावशोषण को भी क्या करता है? बढ़ाता है। और इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है रक्त में कैल्शियम की इस प्रकार बढ़ी मात्रा का उपयोग अस्थि निर्माण तथा दंत निर्माण में किया जाता है। क्या? अस्थि का निर्माण और दांत का निर्माण के विषय में कह रहा है। कैल्शियम पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने में भी सहयोग करता है। यदि किन्हीं कारणों से पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन हार्मोन्स की कमी शरीर में हो जाए तब पेशियों तथा तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना के कारण ऐंठन और कंपन भी होने लगता है। क्या? ऐंठन होने लगता है और कंपन मतलब थरथराने लगता है। कभी कभी ऐच्छिक पेशियों, ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक सिकुड़न पैदा हो जाती है। अधिकांश रोगी कंठ की पेशियों में ऐसी सिकुड़न के कारण सांस नहीं ले पाते हैं और वो मर जाते हैं। मतलब यदि ये गड़बड़ा गया तो ये फूल जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, और सांस नहीं ले पाएगा तो क्या? खत्म, ठीक है, खत्म हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इस रोग को टिटहनी, ध्यान दीजिएगा, टिटहनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटहनी भी कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यह ग्रंथि अधिक हार्मोन्स स्राव करने लगती है। कभी कभी यह ग्रंथि अधिक हार्मोन्स क्या करने लगती है? स्राव, रिलीज करने लगती है भाई साहब। करा इससे हड्डियों गलकर कोमल तथा कमजोर हो जाती है। तंत्रिका तंत्र तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। मूत्र की मात्रा बंद हो जाने से प्यास बढ़ जाती है, भूख मर जाती है और सिर में दर्द भी होने लगता है। क्या? सिर में दर्द भी होने लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि बच्चों? थाइमस ग्रंथि पढ़ने वाले हैं। क्या होता है अब थाइमस ग्रंथि को हम लोग देखते हैं, और कहां होता है शरीर में थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि के विषय में समझिएगा, यह ग्रंथि गर्दन के नीचे, ठीक है, उपरो स्थिति के ठीक पीछे स्थित होती है। इसमें बाहरी संयोजी ऊतकों का खोल
चढ़ा रहता है तथा भीतर यह दो छोटे छोटे पिंडकों में बटी रहती है। जन्म के समय यह विकसित अवस्था में होती है। जन्म के समय यह क्या विकसित अवस्था में होती है। ये यहां पर देख सकते हैं ना, ये यहां पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये क्या, ये दोनों क्या है, फेफड़ा है भाई साहब, ये ये दोनों क्या है, फेफड़ा है। और ये फेफड़ा के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी के विषय में यहां पर देखिए, ये दोनों ही आपका क्या है, तो यही है थाइमस ग्रंथि। क्या, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड्स कह सकते हैं, ये थाइमस ग्लैंड्स कहलाता है, थाइमस ग्लैंड्स कहलाता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड्स कहलाता है, क्या कहलाता है भाई साहब, थाइमस ग्लैंड्स कहलाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, कह 8 से 10 वर्ष की आयु तक यह बड़ी होती रहती है। ठीक है, किंतु इसके बाद प्रायः धीरे धीरे छोटी होकर वृद्धावस्था में तंतु के रूप में ही रह जाता है। वृद्धावस्था में पूरा एकदम पतला हो जाता है, पूरा क्या पतला हो जाता है, क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, यह नवजात शिशुओं में जीवाणुओं आदि, ठीक है, आदि के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करती है। ये जो नवजात शिशु में क्या सुरक्षा प्रदान करती है, जीवाणुओं वगैरह सबसे, ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं आदि के संक्रमण से क्या शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके प्रत्येक पिंड में, ठीक है, लिम्फोसाइट, प्रत्येक पिंड में क्या भाई साहब, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। प्रत्येक पिंड में लिम्फोसाइट का निर्माण होती है। जन्म के बाद थाइमस में लिम्फोसाइट कोशिका के साथ थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होकर इन लिम्फोसाइट को विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रेरणा देती है। विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने की यह क्या ट्रेनिंग देती है भाई साहब, ये ट्रेनर है। क्या है, ट्रेनर है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पिनियल बॉडी देखेंगे। क्या पिनियल बॉडी क्या होता है, ये भी यहां पे होता है, क्या पिनियल बॉडी होता है। अब देखिए पिनियल बॉडी क्या है, इसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पिनियल बॉडी होता कहां है, ये ध्यान दे लेते हैं तो समझिएगा। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित रहती है तथा यह सफेद छोटी सी चपटी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि, ठीक है, मिलेटोनिन, ध्यान दीजिएगा, मिलेटोनिन हार्मोन्स का स्रावन करती है। यह हार्मोन्स त्वचा के हल्के रंग के लिए उत्तरदायी होती है। यह हार्मोन्स त्वचा के हल्के रंग के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है तथा लैंगिक आचरण को प्रकाश के विभिन्नताओं के अनुसार नियंत्रित करता है। प्रकाश के विभिन्नताओं के अनुसार नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखो, अब इसका फिगर हम लोग देखते हैं। अब ये यहां पर देख सकते हो, ये यहां पे बस छोटा सा नन्हा सा, और इसको अब यहां से भाई साहब इसको देखिए बड़ा सा, इसको बड़ा सा हम करके दिखाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है, यही आपका क्या है अभी जिसके विषय में भाई साहब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से ये आपका क्या है, पेनियल ग्लैंड्स है। क्या है, पेनियल ग्लैंड्स है। अब यहां पर देख सकते हैं, ये आपका क्या होता है, पेनियल ग्लैंड्स होता है। क्या होता है बच्चों, पेनियल ग्लैंड्स होता है। ठीक है, अब देखिएगा, कहा जाता है कि, ठीक है, जन्म से अंधे मानव, ध्यान दीजिएगा, जन्म से अंधे मानव बच्चों में यौवना अवस्था जल्दी आ जाती है। जन्म से अंधे मानव, अगर जो जन्म से अंधे हैं, अंधे मानव को ध्यान दीजिएगा, जन्म से अंधे मानव बच्चों में यौवना अवस्था जल्दी आ जाता है। मतलब ये जो विटामिन ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी की कमी होने के कारण, क्या विटामिन डी, अब जो जन्म से अंधा होगा, हम सूर्य को देखते हैं, क्या देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो वहां से डायरेक्ट ये जो लाइट है ना, सनलाइट, वो डायरेक्ट कहां पीछे जाता है, जिससे क्या धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए सनलाइट जाएगा ही नहीं, अंधे में क्या हो जाएगा, ये अत्यधिक हो जाएगा। क्योंकि आंखों द्वारा प्रकाश प्रेरणा ग्रहण न करने पर, ठीक है, मिलेटोनिन, ध्यान दीजिएगा, मिलेटोनिन का उचित श्रवण नहीं हो पाता है। मिलेटोनिन का उचित श्रवण नहीं हो पाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे अन्य संरचनाएं। अब कुछ अन्य छोटी छोटी संरचनाएं, छोटी छोटी ग्रंथियां, उसके विषय में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है समझिएगा, अन्य संरचनाओं में ऐसी ग्रंथियां
शामिल की गई है जो अपने स्रावित हार्मोन्स को नलिकाओं के द्वारा संबंधित अंगों में पहुंचाती है। इसमें निम्नलिखित संरचनाएं हैं। पहला आपका त्वचा है, स्किन है। क्या है? त्वचा। अब कहेगा गुरुजी त्वचा किसको कहेंगे? ये क्या है ना, ये क्या है? त्वचा है। ये हमारा क्या है? त्वचा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब क्या है? त्वचा है। ठीक है। त्वचा में सूर्य की परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से विटामिन डी का निर्माण होता है, क्योंकि यह विटामिन शरीर में ही बनकर रक्त में फैल जाती है। अतः इसे हार्मोन्स भी कहा माना जाता है। इसे क्या? हार्मोन्स भी माना जाता है। इसे हार्मोन्स का भी उपाधि दिया जाता है। क्या? हार्मोन्स का भी उपाधि दिया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं यह हार्मोन्स अस्थि निर्माण को प्रेरित करता है तथा शरीर को उपयुक्त वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। बचपन में इस हार्मोन्स की कमी के कारण, ठीक है, कमी के कारण हड्डियों पतली हो जाती है। इस हार्मोन्स की कमी के कारण हड्डी क्या हो जाती है ना? पतली। और हड्डी पतली हो गया भाई साहब कहीं से घुलटिएगा टर्म देके आपका हड्डी क्या? टूट जाएगा। ठीक है। कमजोर तथा टेढ़ी हो जाती है। इसे सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। क्या? रिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। वृद्ध काल में इसकी कमी से क्या होती है? ऑस्टियोमेलेसिया, ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है। मतलब इसी रोग को, यदि बच्चा की बात करें भाई साहब, बच्चे, ठीक है, इसी रोग को ध्यान दीजिएगा बच्चे या युवा की बात करते हैं। बच्चे या युवा में क्या किस नाम से रोग होता है? रिकेट्स के नाम से रोग होता है। क्या? रिकेट्स के नाम से रोग होता है। लेकिन यही सेम चीज अगर बूढ़ा में हो जाए भाई साहब, बूढ़ा में हो जाए, ठीक है, बूढ़ा में हो जाए, तो बूढ़ा में अगर हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे, ध्यान देगा, ओस्टा। ठीक है, ओस्टियो, जिसको ओस्टियो हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ओस्टा। ठीक है, ओस्टा, ठीक है, मलेशिया के नाम से जानते हैं। ओस्टा मलेशिया के नाम से जानते हैं। अगर बच्चों में हो जाए तो रिकेट्स, बूढ़ा में हो जाए तो ओस्टा मलेशिया। युवा का मतलब उम्र के अनुसार यह बीमारी का नामकरण किया गया है। आगे जानते हैं, इसमें हड्डियां कमजोर तथा आसानी से टूटने वाली हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाएंगे? कमजोर। और जब हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या? टूटने का डर रहेगा। क्या रहेगा? टूटने का डर रहेगा। आगे ध्यान दीजिएगा। अब जनन ग्रंथि, क्या? जनन ग्रंथि। आप जानते हैं जनन ग्रंथि अगर एक बात करें नर और एक क्या हो जाएगा? मादा हो जाएगा। और इन दोनों के विषय में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहेंगे पुरुष तथा स्त्री दोनों में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जनन ग्रंथियों से बनते हैं। इनका प्रमुख कार्य जनन अंगों की वृद्धि एवं विकास करना, लैंगिक लक्षणों का विकास करना तथा जनन क्रियाओं को नियंत्रित करना। पुरुषों में तथा स्त्रियों में इनके कार्य भी भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग जनन अंग का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग हार्मोन्स भी रिलीज होता है। ठीक है, अलग अलग हार्मोन्स भी रिलीज होता है। सबसे पहले हम लोग अब नर को देखने वाले, क्या देखने वाले हैं? नर को देखने वाले हैं। नर हार्मोन्स, क्या? नर हार्मोन्स या नर हार्मोन एवं वृषण, जिसको हम लोग कह सकते हैं नर हार्मोन एवं वृषण। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आप देख सकते हैं नर जनन तंत्र का, क्या? ये नर जनन तंत्र है। ये क्या? नर जनन, ध्यान दीजिएगा, नर जनन तंत्र का आप फिगर देख पा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नर जनन तंत्र का फिगर देख पा रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं समझिएगा, इसको हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं, इसको हम लोग शुक्राशय कहते हैं, इसको मूत्राशय कहते हैं। ठीक है, और ये आपका शुक्रवाहक है। और इसको जो ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरस्थ, जिसको हम लोग प्रोटेस्टेट कहते हैं। और ये आपका क्या? ये आपका क्या कहलाता है? पूरा लिंग कहलाता है। ये मूत्र मार्ग होता है। ये यहां से ये क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। इसको आगे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? शिशु मुंड कहते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम लोग अग्र छेद कहते हैं। ठीक है, और ये आपका ये इसके नीचे ये आपका वृषण कोष होता है। इसको हम लोग वृषण भी कहते हैं। और ये यहां से आपका क्या? तंड मूत्र पथ होता है। क्या? तंड मूत्र पथ ग्रंथि होता है। और ये हमारा क्या? गुर्दा होता है। ये मलाशय होता है। और ये आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्खलनीय वाहिनी कहते हैं। स्खलनीय वाहिनी कहते हैं। ये पूरा नर जनन तंत्र का पिक्चर है। कभी कभी नर जनन तंत्र का पिक्चर का जो है 10 सब में और जो है कि 11-12 साइंस वाले बच्चों को फिगर पूछ देता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा।
अब समझिएगा, कहेंगे पुरुष में वृषण ही जनन ग्रंथियों का कार्य करती है। इसमें निम्नलिखित दो हार्मोन्स का स्राव होता है। पहला क्या है? एस्ट्रोजेंस। तो ये पूछ देगा एस्ट्रोजेंस, बहुत बार पूछता है एस्ट्रोजेंस नर में या मादा, किसमें किसमें ये क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होता है। तो ये पुरुष में क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होता है। बोलेंगे इसका, ध्यान देगा, इसका यौवन अवस्था से लेकर लगभग 20 वर्ष की आयु तक स्रावित होते रहता है। यह पुरुष लैंगिक अंगों को विकास को प्रेरित करता है। साथ ही पुरुषों में लैंगिक लक्षणों जैसे भारी आवाज, क्या इस हार्मोन से क्या होता है? भारी आवाज। देखिए लड़की का जो आवाज है ना वो पतला होता है, क्या पतला होता है, हल्का होता है, मीठा होता है, ठीक है बच्चों। और दाढ़ी मूछ इसी हार्मोन से जो है ना, एंड्रोजेंस हार्मोन से क्या होता है? दाढ़ी मूछ आता है। और अधिक मजबूत हड्डियों एवं पेशियों, स्वभाव में उत्साह और मैथुन इच्छा आदि का भी विकास करता है। आदि का भी क्या करता है? विकास करता है। और दूसरा कहते हैं ये हो जाता है टेस्टी, ध्यान दीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन जो दूसरा हार्मोन है ये क्या करता है? बोलेंगे यह गर्भकाल में 8 से 9 सप्ताह के ही नर भ्रूण के वृषणों से स्रावित होने लगता है। क्या होने लगता है? 8 से 9 सप्ताह के ही भ्रूण के वृषणों से स्रावित होने लगता है। भ्रूण के वृषणों से क्या होने लगता है? स्रावित होने लगता है। तथा शिशु के, ध्यान देगा, शिशु के शिशन, अंडकोश तथा अन्य जनन अंगों के निर्माण को प्रेरित करता है। जन्म के बाद से बाल्य अवस्था तक वृषण निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। यौवना अवस्था, कौन अवस्था? यौवना अवस्था। यौवना अवस्था मतलब आप इसको किशोरा अवस्था भी यहां पर होम साइंस में कर सकते हैं। 11 से 14 वर्ष की आयु में वृषण फिर से सक्रिय हो जाता है। पहले जन्म के जस्ट बाद होता है सक्रिय, और फिर यौवना अवस्था में यह सक्रिय हो जाता है। और इनमें नर हार्मोन्स तथा शुक्राणु बनने लगते हैं। क्या? नर हार्मोन्स तथा शुक्राणु क्या करने लगते हैं? बनने लगते हैं। शुक्राणु किसमें पाया जाता है ये भी पूछेगा, नर या मादा, तो किसमें पाया जाएगा? जल्दी से बताओ, दोनों में या नर में या मादा में, किसमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो। अब देखिए मानव का दूसरा जन्म, मानव का पहला तो हो गया नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। अब देखिए मादा हार्मोन्स एवं अंडाशय के विषय में पढ़ेंगे। क्या? मादा हार्मोन्स एवं अंडाशय के विषय में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम को समझेंगे। मादा हार्मोन्स के पूरा सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों? मादा में अंडाशय ही मुख्य जनन ग्रंथि है। पूछ देगा कि मादा में मुख्य जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं, ठीक है। और जहां से मादा हार्मोन्स का स्राव किया जाता है, मादा मुख्यतः 3 हार्मोन्स का स्राव होता है। ये तीनों हार्मोन्स को याद रखिएगा। मादा मुख्यतः कितने हार्मोन्स? 3 हार्मोन्स। माय डियर, मादा में 3 हार्मोन्स, कितने हार्मोन्स? 3 हार्मोन्स को देखा जाता है। अब ये मादा फिगर आप है यहां पे दिया गया है, मादा फिगर। इसको हम लोग ये जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस भाग को हम लोग गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। और यहां पर एक चीज यहां पर समझिएगा, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या डिंब ग्रंथियां या अंडाशय कहते हैं। तो अंडाशय पूछ लेगा मादा में या नर में, तो मादा में होता है। इस तरफ भी क्या होगा? अंडाशय हो जाएगा, ठीक है, अंडाशय हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भगीभा कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? गीभा नाल। ये चीजें क्या होता है? गीभा नाल होता है। और इसको हम लोग क्या योनि कहते हैं। ये आपका झिल्ली हो जाएगा। बस इतना ही जानना। और यहां से लेकर यहां तक को हम लोग अंडवाहिनी नालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नालिका कहते हैं। और ये जो बीच वाला जो भाग है ना, इसको हम लोग क्या गर्भाशय गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय गुहा कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? गर्भाशय गुहा कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। अब 3 हार्मोन्स है, तीनों हार्मोन्स को हम लोग पढ़ने वाले। कितने हार्मोन्स है? महिलाओं में 3 हार्मोन्स, पुरुष में 2 हार्मोन्स, महिलाओं में 3 हार्मोन्स। तो अब 3 हार्मोन्स दिखेगा। तो पहला आपका है क्या? रिलैक्स। ध्यान दीजिएगा, पहला है बच्चों, ठीक है, रिलैक्स। ध्यान दीजिएगा, रिलैक्सेशन हार्मोन्स, ठीक है। रिलैक्सेशन हार्मोन्स क्या होता है समझने की प्रयास कीजिएगा। बोलेंगे इस हार्मोन, ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण हार्मोन का लाभ भी
ठीक है, क्या होता है, कार्पस लुटियस नामक छोटी ग्रंथि से होता है। क्या, कार्पस लुटियस नामक छोटी ग्रंथियों से होता है। यह गर्भाशय स्त्री के प्रसव काल के समय, स्त्री के प्रसव काल के समय, ठीक है, श्रेणी मेखला नामक कुल्ले की हड्डियों की संधि को फैलाकर तथा संबंधित सभी पेशियों को फैलाकर शिशु जन्म को आसान बना देती है। सॉरी बच्चों, मतलब कह रहा है क्या, ये हार्मोन्स क्या होता है, जो महिलाओं की योनि होती है, उस योनि को जब महिलाएं क्या होती है ना, वो जिसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी, मतलब बच्चे को जन्म देने के समय क्या होता है, बच्चे को आसानी से, ठीक है, पेट से बाहर निकलने के लिए ये उसको क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। उस समय होने वाली उस समय जो होने वाली दर्द होता है, जब बच्चे को सुनिएगा बच्चों, जब जो महिलाएं होती है, जब महिलाएं क्या होती है ना, गर्भवती होती है, और उसका जो है ना गर्भकाल का जो समय होता है 9 मंथ, वो पूर जाता है, और बच्चे को जब वो जन्म देने वाली होती है, तब जो है जो योनि है उसकी आकृति को क्या करती है, बढ़ा देती है, ताकि बच्चे आसानी से क्या हो सके, आसानी से पेट से जो बच्चे क्या हो सके, मतलब बाहर यानी बच्चे का जन्म हो सके। और उस समय जो दर्द होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं, ठीक है, प्रसव पीड़ा कहते हैं। और दूसरा हार्मोन्स है क्या, एस्ट्रोजेंस। क्या, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स होता है। ये एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो एस्ट्रोजेंस हार्मोन, ये ध्यान देगा, ये यौवना अवस्था से लेकर, ठीक है, रजो निवृत्ति 45 वर्ष तक, जब तक महिलाएं में क्या रजो यानी कि मासिक धर्म चलता है, तब तक की बात चल रही है। मतलब महिलाएं नॉर्मली कितना, 45 वर्ष तक। और याद रखिएगा, जिस महिलाओं में मासिक धर्म चलता है, बस वही महिला जब तक चलता है तभी तक अब वो क्या कर सकता है, बच्चों को जन्म दे सकती है, उसके बाद बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। हाईएस्ट अगर महिलाओं में बच्चे को जन्म देने की जो क्षमता देखा जाता है, वह क्या, परिपक्वता होने के मतलब यौवना अवस्था से लेकर कहां तक, 45 वर्ष तक। कहां तक, 45 वर्ष की आयु तक। करा कि ध्यान दीजिएगा, इसे नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं। इस एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स को नारी विकास हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि यह मादाओं के सभी जनन अंग एवं लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसी के प्रभाव से क्या, इसी के प्रभाव से यौवना अवस्था पर लड़कियों में स्तनों, गर्भाशय, योनि आदि का समुचित विकास होता है। इसी एस्ट्रोजेंस हार्मोन से लड़की का जो भी कहने का मतलब है कि आप कह सकते हैं योनि, गर्भाशय और लड़कियों का जो स्तन होता है, इन सब का क्या बेहतर ढंग से विकास हो पाता है। क्या, विकास हो पाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके ही अधिक या कम स्राव से मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है। मतलब जो 28 जानते हैं, प्रत्येक 28 दिन का ये सर्किल होता है, 28 दिन का सर्किल होता है, और इसमें जो रज्जोवृत्ति होता है, जो मासिक धर्म होता है, प्रत्येक 28 दिन पर आना चाहिए। लेकिन इसी हार्मोन्स के कम और अधिक होने से कभी कभी समय से ना होकर 1 महीना 2 महीना भी हो जाता है, या जो है 28 दिनों के बदले 30 दिन 32 दिन 35 दिन भी कई लड़कियों में देखा जाता है। ठीक है बच्चों, कौन से हार्मोन्स के कारण, क्या कौन से हार्मोन्स के कारण, तो एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स के कारण। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे ध्यान देगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये नहीं दिख रहा होगा, हम बोल देंगे पीपीटी मास्टर को, इन चीजों से थोड़ा सा क्या ध्यान देने। प्रोजेस्टेरोन, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेस्टेरोन ट्रोनल हार्मोन्स, ठीक है, ये हार्मोन्स के विषय में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस कलर को बोलेंगे बिल्कुल यूज नहीं करने, ताकि आपको दिखाई भी ठीक से नहीं पड़ रहा होगा। इसके विषय में पढ़ने वाले हैं, समझिएगा। इस हार्मोन्स का, ये महिलाओं में तीसरा हार्मोन है, ये महिलाओं में क्या तीसरा हार्मोन्स है। अब समझिएगा, इस हार्मोन्स का स्राव, ठीक है, कला की कार्पस लुटियस नामक पीली ग्रंथि से होता है। यह गर्भधारण से संबंधित लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। यदि गर्भधान, ध्यान दीजिएगा, यदि गर्भधान हो जाता है
तब मासिक स्राव बंद हो जाता है। गर्भधान हो जाता है मतलब जब महिलाएं गर्भवती हो जाती है तो मासिक धर्म क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तथा यह रक्त भ्रूण के पोषण में कम आने लगता है। यह रक्त जो है, ये जितना भी रक्त है जो ब्लड निकलता है प्रत्येक 28 दिनों पर जो एमसी होता है, वो क्या होता है ना, वो रुक कर क्या, भ्रूण मतलब बच्चे बनने में सहायता प्रदान करने लगता है। इसलिए जो गर्भवती महिला है उसमें जो है मासिक रजोवृत्ति मासिक धर्म ये नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों, नहीं होते हैं। आगे ध्यान देते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे अमाशय आंत की संश्लेषिका, अमाशय और आंत की संश्लेषिका के विषय में पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में 2 आप पढ़े हार्मोन्स और मादा जनन तंत्र में 3 हार्मोन्स को देखे, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अमाशय तथा आंत की भीतरी परतें शेषलिका, ध्यान देगा, शेषलिका झिल्ली पर अनेक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो अमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, ठीक है, आदि अंगों की गतिविधियों पर नियंत्रण करती है, ठीक है। इसके लिए 3 हार्मोन्स, कितने हार्मोन्स, 3 हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। पहला सिक्रेटिन, क्या, पहला सिक्रेटिन हार्मोन्स है जब अमाशय से भोजन कायमा, क्या, जब अमाशय से बच्चों, जब अमाशय से भोजन कायमा के रूप में ग्रहणी में प्रवेश करता है, तब ग्रहणी की कोशिकाएं सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स, कैसा हार्मोन्स, सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। हार्मोन्स का क्या करती है, स्राव करती है। यह जठर ग्रंथियों को भी पेपिसिन, ध्यान दीजिएगा, यह जठर ग्रंथियों को भी पेपिसिन स्राव हेतु उत्तेजित करता है। पेपिसिन स्राव हेतु क्या करता है, उत्तेजित करता है, क्या करता है, उत्तेजित करता है। लेकिन ठीक है, HCI के स्राव को रोकता है, HCI के स्राव को क्या करता है, रोकता है। अब देखिए यहां पर दूसरा क्या है, तो ये है आपका ध्यान देगा, कलिसिस्टोकाइनिन, क्या, कलिसिस्टोकाइनिन है। कलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, आइए समझाते हैं आपको। कहिएगा सर बार बार आपको खोखी होता है, तो ये क्या है ना, थोड़ा सा तबीयत बच्चों ठीक नहीं है, बट आप लोग को देखते हैं तो दिल गार्डन हो जाता है। बस आप लोग को क्लास करना है, ठीक है, क्लास करना है, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए अब यहां ध्यान दिएगा, तो ये क्या होता है ना, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या होता है, बोलेंगे अन्य ध्यान देगा, अन्य शेषलिका द्वारा, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन्स का स्राव किया जाता है, ठीक है, और यह मुख्यतः अग्नाशय को पाचन एंजाइम्स के स्राव के लिए तथा पित्ताशय को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। पित्ताशय को सिकुड़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और तीसरा आपका और अंतिम है, क्या, ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रिन, क्या, गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन भोजन के अमाशय में पहुंचने पर अमाशय की ग्रंथियों द्वारा गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। क्या, गैस्ट्रिन नामक अमाशय की ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। यह रक्त में युक्त होकर, ठीक है, पेप्सिन तथा HCI, ठीक है, या HC1 कह सकते हैं, स्राव के लिए उत्तेजित करता है। उम्मीद करते हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वन शॉट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। द इंड माय डियर, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका, ये पूरा का पूरा वन शॉट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत अगर लग रहा होगा इस क्लास को सर ये चीजें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, तो देखो ये वन शॉट क्लास है, ठीक है। और यदि इसको पूरा लॉन्ग में आप पढ़ना चाहते हैं, पार्ट वाइज, ऐसे इसका एक क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो गया, अगर ऐसे क्लास लेंगे, ठीक है, तो कम से कम 5-6 क्लास लगेगी। और पूरा विस्तार से बेहतर ढंग से जानने के लिए माय डियर, आप आज ही संघर्ष बैच को ज्वाइन कीजिए। योद्धा एकेडमी
को क्या कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आर्ट्स वाले बैच, एक आर्ट्स का बैच आएगा और वहां लिखा हुआ होगा संघर्ष बैच, उस संघर्ष बैच को परचेस कर लीजिए और वहां पर विस्तार पूर्वक से आप क्या कीजिए, हमसे होम साइंस पढ़िए, यानी आप अपने अनुराग सर से होम साइंस का आनंद लीजिए। कहां? संघर्ष बैच में जाकर। कहां डियर? संघर्ष बैच में जाकर। तो जो भी बच्चे को लगता है कि और भी विस्तार ढंग से सर पढ़ाइए, मजा आ गया, तो संघर्ष बैच को आज ही जाकर क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं माय डियर ये वन शॉट आपको बेशुमार रिजल्ट दिलाएगी, ठीक है, बेहतर अंक दिलाएगी बिहार बोर्ड को लेकर। तो माय डियर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।